बांझपन के इलाज के लिए जब कपल्स हमारे पास आते हैं, उनके टेस्ट किए जाते हैं और जब देखा जाता है कि उन टेस्ट में कोई सीरियस इशू है, तो इन कपल्स को बांझपन के इलाज के लिए आईवीएफ का तरीका इलाज सजेस्ट किया जाता है। अब जब आईवीएफ के बारे में बताया जाता है तो लोग कंसर्न होते हैं, उन्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अक्सर कपल्स मुझसे पूछते हैं कि ये किस तरह से होगा, कैसे शुरू क्यों होगा, टीके किस तरह से लगेंगे, ये किस तरह का इलाज है। तो आज इस ट्रीटमेंट की पहली फ़ेज़, जिसे स्टिमुलेशन फ़ेज़ कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल से मैं आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि जब मेरे पास इनफर्टाइल कपल्स आते हैं और वो उनकी जब टेस्ट किए जाते हैं उसमें कुछ सीरियस इशू हो और फिर हम आईवीएफ उनको सजेस्ट करें तो एकदम से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये किस तरह का ट्रीटमेंट है, कितना टाइम लगेगा, कैसे किया जाएगा। तो वो बार बार सवाल भी करते हैं, परेशान भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में डिटेल से आपसे बात करूँगी। मैंने देखा है कि कुछ कपल्स डायरेक्टली आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने यूट्यूब से देखा, हमने गूगल पे सर्च किया और हमें पता चला कि ये ट्रीटमेंट पीरियड्स के सेकंड डे से स्टार्ट होता है। तो हम आज माहवारी का दूसरा दिन है, हम आ गए हैं, तो आप हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो देखें, आईवीएफ का ट्रीटमेंट इस तरह से फौरी तौर पे स्टार्ट नहीं किया जाता। जब भी कोई कपल आता है उनसे हिस्ट्री ली जाती है, उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि उन टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर नॉर्मल ना हो तो प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी आईवीएफ से पहले कुछ इलाज किया जाता है ताकि उनके अंडों की क्वालिटी और मेल्स के स्पर्म्स की क्वालिटी बेहतर हो। कुछ फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और जब ये सारी रिपोर्ट्स ठीक होती हैं और फिर हम आईवीएफ प्लान करते हैं। बाज़ केसेस में साइकिल इरेगुलर होता है, साइकिल को रेगुलर किया जाता है और उसके बाद आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। आईवीएफ का ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। एक लॉन्ग प्रोटोकॉल होता है और एक शॉर्ट प्रोटोकॉल होता है। जो लॉन्ग प्रोटोकॉल है वो आपके पीरियड्स के 21वें दिन स्टार्ट होता है, जिसमें हम पहले ओवरीज़ को सप्रेस करते हैं और बाद में फिर आपकी ओवरीज़ को स्टिमुलेट करके अंडों को ग्रो करवाया जाता है। एक शॉर्ट प्रोटोकॉल होता है जो आपकी माहवारी के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है और उसमें आपकी ओवरीज़ को यानी अंडेदानी को स्टिमुलेट किया जाता है, इंजेक्शंस या हार्मोन्स दिए जाते हैं और आपके अंडों को ग्रो कराया जाता है, साइज़ में बड़ा किया जाता है। अब इसमें जब आपके टेस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास होती हैं उसके मुताबिक आपकी दवाई की मिकदार यानी डोज़ को डिसाइड किया जाता है और उसके मुताबिक आपकी डोज़ स्टार्ट होती है। लेकिन जिस दिन आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होना होता है उस दिन आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड पे आपके अंडेदानी को देखा जाता है कि उसमें कोई सिस्ट तो नहीं है, आपकी बच्चेदानी को देखा जाता है, बच्चेदानी की लाइनिंग को देखा जाता है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। आपको जो ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है, आमतौर पे इसे हम माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन पे स्टार्ट करते हैं। जिस दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उस दिन आपको आपके जो कंसल्टेंट ने जो डोज़ आपकी डिसाइड की होती है, यानी दवाई की जो मिकदार डिसाइड की होती है, उसके मुताबिक कुछ टीके लगना शुरू होते हैं। ये टीके हार्मोन्स के टीके होते हैं, जो हैवी मिकदार में हार्मोन दिया जाता है ताकि आपकी अंडेदानी से ज़्यादा अंडों को ग्रो करवाया जाए। ये टीके आपको रोज़ाना आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान लगते हैं और तकरीबन 10-12 दिन तक लगते हैं। ये तकलीफ़ अमल नहीं है, ये टीके जिल्द में लगते हैं। सिर्फ नीडल प्रिक का एक पेन होता है, इसके अलावा कोई इसमें पेन नहीं होता और आपकी अंडेदानी में अंडे ग्रो करना शुरू करते हैं। रोज़ाना आपको इंजेक्शंस लगते हैं और उसके बाद कुछ मखसूस दिनों में, जैसे माहवारी के छठे दिन, फिर उसके बाद 8वें दिन, फिर 10वें दिन, 12वें दिन आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि आपको जो हार्मोन्स की मिकदार डिसाइड करके आपको जो टीके लग रहे हैं वो लगाने से आपकी ओवरीज़ का रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी आपकी अंडेदानी में अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे और वो साइज़ में ग्रो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जब आपके फॉलिकल्स मैच्योर साइज़ के हो जाते हैं, यानी बड़े साइज़ के हो जाते हैं, तब आगे ट्रिगर और पिकअप प्लान किया जाता है। आमतौर पे देखा गया कि ये जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट है, जब स्टिमुलेशन फ़ेज़ चल रही होती है, क्योंकि एक लंबी फ़ेज़ होती है, इसमें थोड़ा सा खौफ भी होता है, थोड़ा सा
ये भी होता है कि पता नहीं आगे क्या नतीजा निकलेगा, क्या हमारे अंडे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, आगे हमारा IVF सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। तो ख़वातीन को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं और स्ट्रेस की वजह से मैंने देखा है कि रिस्पॉन्सेस कम आते हैं। तो हम IVF की स्टिमुलेशन फ़ेज़ में ख़वातीन को एडवाइस करते हैं कि अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें। इसको मैनेज करने का तरीका ये है कि एक तो रेगुलरली वॉक करें, कोई हैवी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। जब आप वॉक करते हैं आपकी बॉडी में खून का दौरान बढ़ता है, आपकी अंडेदानी तक खून ज़्यादा जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने की वजह से आपके अंडेदानी में अंडों की क्वालिटी बेहतर होती है। इसके अलावा अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़्यादा घी में तली हुई अशिया या मीठी अशिया से परहेज़ करें, वाटर इनटेक का ख्याल रखें। और एक सबसे बड़ी सजेशन ये है कि जब भी आपका IVF का ट्रीटमेंट किया जाता है, आपके कंसल्टेंट आपके हार्मोन्स के लेवल्स के मुताबिक, आपकी एज के मुताबिक, आपका जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक आपकी दवाई की मिकदार तय करते हैं, आपकी डोज डिसाइड की जाती है, आपका ट्रीटमेंट प्लान स्पेशलाइज्ड होता है, यानी आपके इन सारे पैरामीटर्स को देख के प्लान किया जाता है। तो मैंने देखा है कि ख़वातीन जब IVF सेंटर में आती हैं तो वो अपने ट्रीटमेंट्स डिस्कस कर रही होती हैं, देख रही होती हैं कि दूसरे को इतने टीके लग रहे हैं, मुझे इतने टीके क्यों नहीं लग रहे, और मेरे टीके लगे हैं तो मेरे तो इतने अंडे बने हैं, इनके इतने ज़्यादा अंडे बन गए, मेरे उसके मुताबिक काम है, या उनके अंडे तो इतने कम हो गए हैं तो ये तो नहीं है कि मेरे अंडे भी ना बने। तो इस स्ट्रेस में मुब्तला रहती हैं। बाज़ ख़वातीन गूगल पे सर्च करना शुरू कर देती हैं और वो मुख्तलिफ़ सवाल ले के बार बार आ रही होती हैं, बार बार आती रही होती हैं, जो कि उनकी स्ट्रेस को शो करता है। देखें, जब आप अल्लाह पे तवक्ल करते हैं और अपने कंसल्टेंट पर एतमाद करते हैं तो फिर वो आपके लिए बेहतर ट्रीटमेंट ही कर रहे होते हैं। आप हर बात पे अगर स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपका रिस्पांस बेहतर नहीं आएगा, आपकी क्वालिटी ऑफ एग जो है वो ख़राब होती जाएगी। तो वंस आप डिसाइड कर लेते हैं, जो भी आपने सर्च करनी है, जो भी स्टडी करनी है, वो आप पहले कर लें। जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो अपने ट्रीटमेंट को दूसरे लोगों से डिस्कस मत कीजिए। दूसरा ये कि गूगल पे सर्च भी बंद कर दीजिए। मैंने देखा है कि कुछ फेसबुक पे या कहीं और कोई ग्रुप्स बने होते हैं और उन ग्रुप्स में जब डिस्कशन होती है कि जी अच्छा फ़लाँ का सेंटर ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ डॉक्टर ऐसा है, किसी का रिस्पांस बेहतर आ जाता है, कोई किसी का पॉजिटिव हो जाता है तो बाकी सारे परेशान होते हैं कि जी हमारा तो पॉजिटिव नहीं आ रहा, पता नहीं आता है या नहीं आता, उनका पॉजिटिव आ गया। किसी का फ़ेल हो जाता है IVF, वो शेयर करते हैं और बुरे कमेंट्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, स्पेशली स्टिमुलेशन फ़ेज़ में, क्योंकि आपके कंसल्टेंट जानते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कैसे आगे लेके चलना है। जब आपका रिस्पांस बेहतर आता जाता है और फिर जब अल्ट्रासाउंड पे चेक किया जाता है कि आपके अंडे का साइज़ मैच्योर साइज़ है, यानी 18 mm से बड़े आपके अंडे बन जाते हैं, तो उस वक्त आपके कंसल्टेंट ट्रिगर प्लान करते हैं, यानी एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आपके जो फॉलिकल्स नज़र आ रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड पे, उसमें मौजूद अंडे मैच्योर होते हैं और फिर वो अंडेदानी से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं। जब ये ट्रिगर का इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके बाद उसके 34 से 36 घंटे के अंदर अंदर आपके अंडे पिक कर लिए जाते हैं, जिसे ओवम पिकअप कहा जाता है, जो कि बेहोशी दे के ये प्रोसीजर है जिसमें अंडे निकाले जाते हैं। जब आपका एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको आपकी बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और इंतज़ार किया जाता है एक क्यूट से बेबी का।